हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेमी ढूंढ एजुकेशन। और हम 30 में से 30 नंबर सी टेट के लिए आपके टारगेट कर रखे हैं भाई कि 30 में से 30 लेकर आएंगे और बिल्कुल फ्री में लेकर आएंगे। मतलब कि ना कोई कोर्स कहीं से भी आपको खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई किताब। जो आपकी 400 500 हज़ार 2000 5000 रुपये बचेंगे, उनको आप आगे अपने परिवार में अच्छे तरीके से यूज़ कर लीजिएगा जब आप पास हो जाओगे। 30 में से 29 नहीं भाई, 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। करना क्या है, जो ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ है, जैसे आज लेक्चर नंबर 6 है, पहले 5 वो देख लो, इसके बाद जो आएंगे वो देख लेना। इतना अगर आप करके चले जाओगे तो इस पूरी सीरीज से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा भाई, पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का भी। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 5 लेक्चर पहले डाल दिए भाई, छठा लेक्चर ये है। ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है और रेमी ढूंढ ये मेरा नाम है। तो चलो भाई, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखो। 5 डाल दिए पहले और एक में 30 क्वेश्चन है आपके, मतलब कि 150 तक हम पहले डाल चुके हैं। 151वें नंबर का प्रश्न ये है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, देखिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा कि किसी के 5 बने भाई, किसी के 15 बने, तो आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा। लेकिन यकीन माने कि भाई आप एक अच्छे स्कोर पर पहुंच जाओगे अगर आप खुद का एनालाइज करोगे तो। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक तर्क, ठीक है, आपका करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, देखो आपको हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट नए हो, जीन पियाजे कौन है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, फिलहाल इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। जब भी आप सीडीपी को अटेम्प्ट करें, 2 बातें 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या, बच्चा के लिए, जो बच्चा है उसको अपने सेंटर में रखना है। अर्थात कि भाई आपको जो भी जवाब देना है सिर्फ यही मानकर, यही सोच कर देना है कि बच्चे के लिए सही हो बस, बाकी पूरी दुनिया के लिए गलत हो फिर भी चलेगा। दूसरा, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कठिन, जहाँ पर कठिन आ गया वो एक नेगेटिव वर्ड है, उसको उड़ा देना। केवल एक नेगेटिव वर्ड है वो भी उड़ा देना। बच्चे को दंड देना वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ड हैं। और कुछ पॉजिटिव वर्ड भी होते हैं, अगर वो आपका आ गया, जैसे कि आपका बच्चे की तारीफ़ करना, मतलब ये भी प्रॉपर तरीके से तो नहीं है, लेकिन आगे जो भी आएंगे मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, अभी यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊँगा। तो चलिए, उसी में से एक आपका क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का आपके मनोवैज्ञानिक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से एक है आपके जीन पियाजे। तो इसने एक थ्योरी दी थी बच्चों से रिलेटेड जिसका नाम है संज्ञानात्मक। संज्ञान आपके कोग्निटिव यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड है। तो बच्चों के दिमाग से रिलेटेड इसने थ्योरी दी है। इसमें बताया है कि जब बच्चा, देखो परिकल्पना आ गया, कल्पना, जब बच्चा कल्पना कब कर सकता है भाई। ठीक है, और आपका निगमनात्मक तर्क, ठीक है, तर्क कब दे सकता है, कल्पना कब कर सकता है, जब मेरे प्यारे दोस्तों उसकी उम्र 11 प्लस हो जाएगी, 11 से 18 साल। क्योंकि इसने जो इसकी जो सिद्धांत दिया है उसमें इसके 4 लेवल हैं, ये 1 2 3 4। इनका टाइम पीरियड जन्म से 2 साल, ये 2 से 7 साल, ये 7 से 11 साल, और ये आया आपका 11 प्लस। किस में आया आपका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कि आप ऑप्शन डी के साथ चले जाओगे भाई। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि औपचारिक, इसको हम क्या बोल देते हैं, मूर्त की बजाय अमूर्त कर लो। अमूर्त का क्या मतलब हो गया, जो चीज़ें आपके सामने आपको नहीं दिखती हैं आप फिर भी उसके बारे में सोच सकते हो। और 11 साल के से जो प्लस के बच्चे हैं, 11 साल से बड़े, वही ऐसा कर सकते हैं कि आपको उनके सामने कोई चीज़ भी है भी नहीं है और वो फिर भी अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। समझ गए होगे आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपको नहीं भी पता कि कौन सी थ्योरी है, किसने क्या कुछ दिया, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, हमें 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है कि एक जनरल नॉलेज बच्चों के लिए। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ना कोई छोटा बच्चा रहा हो, आपने देखा हो, या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, अवेयर हो, या अगर नहीं भी हो तो बच्चों को बस सेंटर में रखना है बस। चलिए आगे आओ। तो इसका बिल्कुल ठीक है कि 11 साल से ऊपर के बच्चे, तो हमने देख लिया, ऑप्शन डी था इसका। आगे आ जाओ, एक और आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं लेव वायगोत्स्की। इसके अनुसार जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करते समय स्वयं से यानी खुद का मार्गदर्शन करने के लिए मन ही मन बिना आवाज़ के बात करता है तो इसे क्या कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ भाई आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो, लेव वायगोत्स्की, ठीक है, वायगोत्स्की, ठीक है, वायगोत्स्की, बस ये वर्ड पकड़ लेना आप। लेव वायगोत्स्की मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सोशियो कल्चर, आपका जो सामाजिक और आपका संस्कृति का ये सिद्धांत दिया था। देखो इसमें क्या है आपका, आप किसके साथ चले जाओगे, आप ऑप्शन ए के साथ चले जाओगे, प्राइवेट स्पीच।
अब प्राइवेट स्पीच में क्या करता है बच्चा, बच्चा बिना आवाज़ किए किसी न किसी समस्या को लेकर, अब मतलब जो उसके लिए राय बना रहा है, मान के चलिए कि कल उसका मैथमेटिक का टेस्ट है, कल उसका मैथ्स का टेस्ट है, तो उसके बारे में कोई ना कोई वो आइडिया लगा रहा है कि मुझे कल कैसे बचना है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है। वो किसी से बात नहीं कर रहा, खुद से भी बात नहीं कर रहा, वो इनफैक्ट मन ही मन में कर रहा है, वो बिना आवाज़ की। ठीक है, तो हम बहुत बार सोचते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं साहब, आपका प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। ठीक है, खुद से कर रहा है वो। ओके, बस इसी बात को, ये तो थे आपकी लेव वाइगोत्स्की, अगर इसी बात को आपका लेव वाइगोत्स्की की बजाय आपका जीन पियाजे डाल दे, खाली आपका मनोवैज्ञानिक का नाम बदला है। देखो, मनोवैज्ञानिक का नाम यदि जीन पियाजे डाल दिया तो फिर उसकी बजाय आप आत्म केंद्रित वोक के साथ चले जाओगे। ठीक है, ईगो सेंट्रिक आपका स्पीच हो जाएगा, किसके अनुसार, आपका जीन पियाजे के अनुसार। लेकिन यहाँ पर निजी वो किसका हो गया, आपका वाइगोत्स्की के अनुसार। याद कैसे करोगे, आपको देखो, निजी, हर एक व्यक्ति की निजता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति प्राइवेट भी है और आपका सोशल भी है, लेकिन कहाँ पर, आपका समाज में। और समाज क्या है, गोत्र कहाँ पर होते हैं, समाज में। तो ले वाइगोत्स्की, गोत्र, तो वहाँ से हमने सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा भाई। ठीक है, तो ये देखो आपका वाइगोत्स्की, इसे आंतरिक मौन या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, इसमें निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए स्पेशली जो एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है साहब, तो इसमें इन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, बच्चों के पूर्व अनुभवों और पृष्ठभूमि को, केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करना, बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की गति। आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक बार बताओ, लिखो आपका खुद का कि आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो, जो इसका राइट आंसर है, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन से ही प्रश्न करना है तब आपको एक ट्रिक है कि 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे और एक सबसे अलग। देखते हैं। देखो, बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, मतलब कोई काम है, जैसे स्कूल है, क्लास है, तो उसमें बच्चे एक्टिव हैं। ओके साहब, एक ऑप्शन तो ये हो गया। बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की गति, अब बच्चे उसी क्लास में इंडिविजुअली और व्यक्तिगत सीख भी रहे हैं, ये भी ठीक है। बच्चों के पूर्व ज्ञान और पृष्ठभूमि से उसको जोड़ना, अब जो क्लास में बच्चे हैं उनका कोई ना कोई तो उनके पास नॉलेज होगी, हम उसी चीज़ से, उसी नॉलेज से आगे चीज़ों को अटैच करके आगे पढ़ा रहे हैं। मतलब ये 3 तो एक प्रकार के हो गए। अब इसमें केवल एक नेगेटिव वर्ड है, वैसे ही कट गया। तो पुरस्कार और दंड, देखो दंड भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है कि भाई पुरस्कार और दंड के आपका लालच देकर फिर बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 तो इसमें पॉजिटिव हैं और एक इसमें नेगेटिव है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज़ द नेगेटिव। तो हमने देख लिया इसमें क्या बोला था, जिसका सबसे कम यूज होना चाहिए, सबसे कम किसका होना चाहिए, बल्कि इसका तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो चलो आगे आ जाओ, ये बिल्कुल ठीक है, केवल सी वाला। आगे आ जाओ। कोहलबर्ग, अब ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, लॉरेंस कोहलबर्ग इसका पूरा नाम है। और देखो लॉरेंस क्या है, लॉरेंस एक गैंगस्टर है, तो हमने उससे रिलेटेड ट्रिक बनाई थी। अच्छा, इसमें इसने 3 लेवल दिए हैं और प्रत्येक लेवल के आगे 2-2 स्टेज हैं, तो लेवल 3 और स्टेज 6। पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है, पूरा नाम क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके अनुसार नैतिक विकास का क्या मतलब हो गया, मोरल डेवलपमेंट, इसकी थ्योरी का नाम है। तो इसके किस स्तर पर, जो मैंने बताया कि 3 स्तर है, उसमें से पूछ रहा है कि किस स्तर पर व्यक्ति के नैतिक निर्णय सार्वभौमिक मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो जो इसके 3 स्तर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें पारंपरिक ये वर्ड कॉमन रहेगा। देखो, पारंपरिक से पहले आता है पूर्व, मतलब पूर्व पारंपरिक, फिर बीच वाला पारंपरिक और फिर लास्ट वाला उत्तर पारंपरिक। तो आपके 3 ऑप्शन रहेंगे। अब इसने आपको ध्यान रखना है, जब भी न्याय की बात हो, जब भी आपके मानवाधिकार और सार्वभौमिक की, मतलब कि यूनिवर्सल की बात होगी पूरे, देखो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक आपका जो स्टेज है वो कब आएगी, मान के चलो कोई एक व्यक्ति है भाई, वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करेगा, ठीक है, लेकिन जब उसके लास्ट के स्टेज पे होगा तभी तो वो फेमस होगा बहुत ज़्यादा, तभी तो यूनिवर्सल मतलब हर एक जगह पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मतलब कि लेवल 3 की बात कर रहे हैं साहब, इसमें न्याय की भी बात होती है लेवल 3 पर। तो आप उत्तर पारंपरिक स्तर पर चले जाओगे। जो पहला है, लॉरेंस क्या कर रहा था भाई, जब पहले वो डॉन बना होगा लॉरेंस, या बदमाश बना होगा लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई, या तो उसने शुरू में दंड और पुरस्कार
चलिए डोन तो एक अलग बात होगी, क्योंकि उसका भी एक खैर एक मुद्दा है जिसके लिए वो आवाज़ उठाता है। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर तो स्टार्टिंग में उसको भी दंड मिला होगा या फिर रिवॉर्ड मिला होगा, रिवॉर्ड कि भाई हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है। तो पहले लेवल पर आता है आपका दंड और पुरस्कार। लास्ट वाले में क्या है, आपका न्याय से रिलेटेड है, सार्वभौमिकता से रिलेटेड है, मानवाधिकार। मानवाधिकार के अंदर आपके एक चीज़ और आ जाती है कि अगर किसी भी एक स्पेशली कंडीशन ऐसी है जहाँ पर कुछ समाज के रूल हैं, जैसे समाज का रूल है कि भाई रेड जो बत्ती है, लाल बत्ती है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से एक एम्बुलेंस आ गई तो इसके लिए तो हम रूल ब्रेकर बन सकते हैं ना, तो वो भी आपका लास्ट के ही इस में जाएगा, वो भी आपका उत्तर पारंपरिक में। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। ये आपका ऑप्शन सी आ गया। आगे आ जाओ भाई, आपका एनईपी, यहाँ से जो एनईपी 2020 है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, इसके अनुसार शिक्षक को लगातार व्यावसायिक विकास यानी सीडीपी के लिए हर साल कम से कम कितने घंटे प्रशिक्षण की सिफारिश दी गई है भाई, 20, 30, 50 या 100? आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। जिसका राइट आंसर है वो आपका 50 है, और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 50 घंटे की सिफारिश की गई है, और ये कोई ज़्यादा ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि कोई मुख बोल नहीं सकता, बाधिर, मुख बाधिर या दृष्टिबाधित देख नहीं सकता, उसके मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? देखो, समावेशी शिक्षा आ गया, तो समावेशी शिक्षा कौन सी होती है? जहां सभी बच्चों के लिए एक समान एजुकेशन होती है, समान एजुकेशन होगी। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, अगर हमें उनका मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन का क्या मतलब हो गया कि हमें यदि उनको ये देखना है कि इनको कितना आता है, कहाँ पर इनकी कमी है, जहाँ पर कमी है उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो तमाम प्रकार की बातें होती हैं आपके मूल्यांकन। तो इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? तो आइए देखते हैं। ये रहेगा कि सभी बच्चों के लिए एक समान मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड लिखित परीक्षा होनी चाहिए। मानकीकृत जहाँ पर आता है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसको आप हटा दिया करो। ऑप्शन बी, वैकल्पिक और लचीली यानी फ्लेक्सिबल मूल्यांकन विधि, जैसे कि मौखिक परीक्षा। ठीक है, तो वहाँ पर या फिर प्रोजेक्ट वर्क का उपयोग कर लिया। तीसरा, उन्हें परीक्षा देने से पूरी तरह मना कर देना चाहिए, क्योंकि भाई आप बोल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, तो आप परीक्षा दो ही मत। ऑप्शन डी, केवल उनके गृह कार्य के आधार पर, जो भी घर का काम है उसके आधार पर। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। ये स्टैंडर्डाइज्ड, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, एकीकृत, केवल एक नेगेटिव वर्ड है। पूरी तरह हम उनको मना नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर हमने मना कर दिया तो उनका विकास कैसे होगा? तो फ्लेक्सिबल, आपकी जो लचीली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका मौखिक मतलब ओरल कम्युनिकेशन, हम बोल कर उनसे टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे आ जाओ, बताओ कि इनमें से कौन सी विशेषता सृजनात्मक बच्चे, जो कि आपके क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, उसमें मुख्य रूप से एक विशेषता है पाई जाती है? चार ऑप्शन में से ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बताइएगा। समस्याओं के प्रति लचीलापन और मौलिक विचार, दूसरों के व्यवहार की हूबहू नकल करना, केवल एक ही दिशा में सोचना, जोखिम लेने से हमेशा बचना। बताओ भाई, बताओ। देखो, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? देखो, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। नकल करना, हूबहू बिल्कुल सेम नकल करना, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। जोखिम लेने से डरना, तो जो क्रिएटिव होगा भाई वो तो जोखिम लेगा। ठीक है, समस्याओं के प्रति लचीलापन, फ्लेक्सिबल है, और आपका मौलिक विचार है। ठीक है, वो खुद के विचार रख सकते हैं, समस्याओं के प्रति सुलझा सकते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ आप चले जाओगे। देखो, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, समावेशी शिक्षा, अगेन इसके ऊपर एक प्रश्न और आ गया। इसका सफल क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? मतलब कि यदि एक समावेशी शिक्षा है भाई, ठीक है, एक समावेशी जो शिक्षा है, इसमें क्या है, एक क्लास है और आपकी उसमें सारे हर एक प्रकार के बच्चे बैठे हैं। अब वो आप उसको सफल कर पाते हैं उस क्लास को, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपका केवल अमीर बच्चों को विशेष सुविधाएं यदि आप देंगे और गरीब बच्चों को छोड़ देंगे, तो आपका क्या क्लास सफल हो सकती है? अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग बिठाकर, मतलब कि जो बच्चे थोड़ी पीछे हैं, कोई शायद चल नहीं पाता ठीक से, कोई सुन नहीं पाता, तो वो एक नॉर्मल बच्चे से पीछे है, तो क्या उसको हम अलग से बिठाकर उनको अलग शिक्षा देकर, ये है केवल कठिन पाठ्य पुस्तक लागू कर दी जाए, या फिर आपका बुनियादी ढांचा और स्कूलों को पूरी तरह बाधा मुक्त बनाने पर काम किया जाए? बताओ भाई। देखो,
केवल एक नेगेटिव वर्ड है, वैसे आप भी आपका लगाइएगा कि किस ऑप्शन के साथ जाओगे। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड है और सेपरेशन की बात कर रहा है कि बच्चे अलग अलग बिठा दिए, समावेशी कक्षा में सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो ये भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है, केवल भी एक नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए बच गया, इसके साथ आप जाओगे कि भाई जो स्कूल है उनको प्रॉपर तरीके से बाधा मुक्त बना दिया जाए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, उनके लिए रैंप बनवा सकते हो आप, या फिर आप लिफ्ट वगैरह लगवा सकते हो स्कूल में, ठीक है। तो मतलब सभी बच्चों के लिए सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई जो बच्चा किसी भी वजह से पीछे है उसको और भी पीछे कर दो आप। आगे आ जाओ, जीन पियाजे, एक और आगे इनके ऊपर प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई वस्तु को देखकर उसे अपने पुराने ज्ञान से बिना किसी बदलाव के शामिल कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताओ, संतुलन, केंद्रीकरण, आत्म एसिमिलेशन, या फिर आपका आत्मसाकरण, या फिर आपका संयोजन। बताओ जो मेरे प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा भाई वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें क्या करता है, इसमें यदि बच्चे के पास पुरानी कोई एक नॉलेज है, ठीक है, तो बच्चा किसी नई वस्तु को देखकर जो उसके पास जो पुराना ज्ञान था, उसके पास पुरानी नॉलेज थी, इसी पुरानी नॉलेज में इसने जोड़ने का काम किए हैं, ठीक है, लेकिन बिना कोई बदलाव किए। पहले उसने एक कुत्ता देखा, अब फिर उसने एक कुत्ता देख लिया, ठीक है, और अब की बार मतलब उसने कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किया अपने नॉलेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जांपल देते हैं कि अब की बार एक अलग से कुत्ता देख लिया, फिर इसके अंदर तो आपका चेंज हो गया, लेकिन इसने बिना चेंज किए, जब भी बिना चेंज किए आएगा तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। देखो आत्मसाकरण, ठीक है, आगे आ जाओ। सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग मुख्य रूप से कब और किस उद्देश्य से किए जाते हैं। देखो जब ये आप 3-4 वर्ड हैं, एक आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक आता है असेसमेंट हैज लर्निंग, तो 3 वर्ड मुख्यतः हैं। यहाँ पर पूछ लिया ऑफ लर्निंग, मतलब कि आपका सीखने का आकलन, मतलब जो भी आपने सीखा तो उसका आंकलन किया भाई, ठीक है, तो उसका आंकलन मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है कि जो आप सीख रहे हैं उसका टीचर आंकलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, आइए पढ़ते हैं। कि पाठ पढ़ाने के दौरान बच्चों की कमियों को जाना जा सके, स्तर मतलब कि आपका पूरा जो सेशन होता है या कोर्स के अंत में छात्रों की कुल उपलब्धियों को जांचना और ग्रेड देने के लिए काम किया जा सके, बच्चों को बिना परीक्षा के पास किया जा सके, केवल बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए। तो आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो इसमें आप आपका लगाइए, इसके बाद आपका जो केवल है कनेक्टिव वर्ड है हटा दो। बच्चे बिना परीक्षा यदि पास दिए बिना परीक्षा दिए ही पास हो रहे हैं तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो कितना अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कितना सीख पाएंगे ये हमें भी नहीं पता होगा, तो ये भी एक गलत बात है। देखो पाठ पढ़ाने के दौरान बच्चों की कमियों को जानना ये ठीक था, लेकिन आगे इसके एक लाइन और आनी थी कि ताकि उन पर काम किया जा सके, ये तो था आपका पॉजिटिव वर्ड, लेकिन अब खाली कमियां जान ली उसके ऊपर काम नहीं किया तो एक नेगेटिव वर्ड है। तो बच गया कौन सा आपका कि भाई जो आपकी परीक्षा है तो उसके जो साल में आपका पूरा सेशन है उसके अंत में जो आपका पेपर होंगे उनके लिए आपका ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। असेसमेंट हैज लर्निंग नहीं, असेसमेंट आपका फॉर लर्निंग, मतलब आपका ये आ जाएगा भाई, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका देखो NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो कि आपका 2005 की देन है, इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आपका बहुत बार आता है। इसके अनुसार बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में रटन प्रणाली मतलब कि जो रटना होता है उसको कम करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। देखिए आइए कि भाई मैं नीचे से पढ़ता हूँ कि बच्चों को कक्षा में बात करने से रोक देना, तो क्या हम ऐसा करके जो रटन प्रणाली है इसको रोक सकते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को ही परीक्षा में पूछना, मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं को पूछना। गृह काम दोगुना कर देना, परीक्षाओं को अधिक लचीला और गतिविधियों पर आधारित बनाना। तो बताओ भाई आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका कि भाई देखो जो बच्चे हैं यदि कक्षा में बात नहीं करेंगे इसका मतलब हम उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, और एक बच्चे को सिर्फ उतना ही पता होगा जितना उसके खुद को पता है। बातचीत करने से हमारी नॉलेज शेयर होती है भाई, ठीक है, तो इस वजह से तो गलत है। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड है और यदि हम बच्चों के ऊपर दोगुना काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि आपका परीक्षा को अधिक लचीला और गतिविधियों पर आधारित बनाना, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे आ जाओ,
आगे है साहब आपका कि विकास मतलब पूरा पूरा आपका जो डेवलपमेंट है इसके सिद्धांत के अनुसार विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। इसका क्या अर्थ है, मतलब कि जो आपका विकास है जो कि आपका माँ के पेट से और आपकी कब्र तक चलता है वो लगातार कंटिन्यूसली होता रहता है और उसका एक क्रम है, ठीक है, उसको एक क्रम में होता है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि विकास केवल बुढ़ापे से शुरू होता है। विकास हर बच्चे में अलग अलग दिशाओं में बिना किसी नियम के होता है। विकास की एक निश्चित और क्रमिक कड़ियाँ होती है, जैसे पहले बच्चा बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। विकास अचानक किसी भी अंग से शुरू हो सकता है। आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताओ। देखो केवल आ गया और बुढ़ापे में तो विकास केवल बुढ़ापे में विकास थोड़ी होता है, माँ के पेट से और आपके कब्र तक चलेगा। विकास अलग अलग दिशाओं में बिना किसी नियम के नियम के अनुसार ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। विकास अचानक और भाई किसी भी अंग से ये नहीं होता। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि आपका पहले बच्चा बैठेगा, फिर भाई वो आपका पैरों के बल चलेगा, घुटनों के बल, और फिर आपका राम राम से खड़ा होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। देखो हार्वर्ड गार्डनर इसने एक सिद्धांत दिया था जिसमें आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कुशल जो एथलीट है, डांसर है और सर्जन है, इसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। वैसे तो आपको दिख ही गया होगा भाई नीचे। देखो भाषा से रिलेटेड है, ये शरीर गति संवेदी से रिलेटेड है, प्राकृतिकवादी से है, या फिर आपका अंतराव्यक्तिक बुद्धि है। बताओ 4 ऑप्शन में से किसके साथ आप जाओगे। देखो जिसका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी है भाई। देखो आपका शरीर से रिलेटेड है, डांसर शरीर से है, एथलीट शरीर है, सर्जन का भी आपका शरीर से काम है, तो आपका साफ शारीरिक के साथ जाओगे। जिसकी भाषा के ऊपर अच्छी कमांड होती है वो जाता है भाषाई बुद्धि के साथ। जो किसान वगैरह हैं वो भाई वो क्या कर रहे हैं आपके खेत में क्या आपकी प्रकृति है, तो आपके ऑप्शन आपका ये हो जाता है। फिर आओ आगे कि कक्षा में लड़के खेल खुद में अच्छे हैं भाई, जैसे कोई खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी, तो उसमें अच्छे हैं। और लड़कियां कला में, जैसे कि कोई भी कला है, जैसे रंगोली बना दी, कुछ भी बना दी, तो ये धारणाएं दी गई हैं समाज के द्वारा। तो इन धारणाओं को तोड़ने के लिए एक शिक्षक, यदि कल आप एक शिक्षक बनते हैं और आप भी यही बोलते हैं कि जितने भी लड़के हैं वो क्रिकेट खेलो जाके और जितने भी लड़के हैं वो रंगोली बनाओ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टीरियोटाइप, आपके रूढ़िवादी सोच को आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको यह यदि तोड़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से खेल कूद की प्रतियोगिता में केवल लड़कों को भेज देंगे तो क्या ठीक हो जाएगा। लड़के और लड़कियों दोनों को खेल और दोनों को कला दोनों में समान अवसर देंगे, क्या फिर ठीक होगा। लड़कियों के लिए अलग से कला की कक्षाएं लगाना शुरू कर देंगे, क्या फिर ठीक होगा। ऐसी चर्चाओं पर पूरी तरह आप प्रतिबंध लगा देंगे, फिर क्या ठीक होगा। बताओ ए, बी या सी या फिर डी, बताओ किसके साथ जा रहे हो आप, बताओ। आप साथ साथ में कॉपी पेन पर लिखा करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमें लास्ट में देखना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। जो गलत हैं वो भी एक प्रकार से आपका असेसमेंट है, उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यदि हमने ये आपकी जो धारणा है, ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये चीज़ें आपने तोड़नी है, तो लड़के और लड़कियां दोनों आपके खेल में भी और आपके कला में भी दोनों को हम प्रॉपर तरीके से भाई भागीदारी सेम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो समाज के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं कि भाई केवल महिलाएं आपका घर का काम करेंगे, पुरुष बाहर का करेंगे, पुरुष खेतों करेंगे। क्यों करेंगे भाई, हम पुरुष घर का भी कर सकते हैं, महिलाएं खेतों का भी कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे लड़कियां जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ये आपकी रूढ़िवादी सोच है। देखो ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। तो चलिए साहब आपकी आज की आधी क्लास कंप्लीट हो जाती है, 15% आई थिंक हमने कर ली है, तो 15 और बाकी हैं। तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा भाई, क्योंकि आपका एक लाइक जिस प्रकार से आपको इस क्लास का पूरा वेट रहता है और आप हर बार यही सोचते हो कि साहब अब की बार तो मैं 22 नंबर लेके आऊँगा, 28 नंबर लेके आऊँगी, तो उसी प्रकार से आपका भी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और फिर मैं आगे और भी भयंकर पर्सन लेके आता हूँ भाई रिसर्च करके। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और खाली सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा। अब यूट्यूब की पॉलिसी बदल चुकी है, तो भैया इसके बाद आपको घंटी दबा के ऑल पर प्रेस करना पड़ेगा, ऑल दबाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑल नहीं दबाओगे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचेगा नहीं। अगर आपने 4 क्लासें ले ली, फिर 8-10 क्लासें मिस होगी, फिर आपके ऊपर बर्डन बनेगा, आपकी बैकलॉग हो जाएगी, फिर आप क्लास दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आएगी। सभी बच्चे एक साथ चलें, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे एक फ्रेंड को कर दो, उसको ही कर दो जिसको आपके पास सी टेट निकालना है, एच टेट निकालना है, यूपी टेट निकालना है और रीट निकालना है, कुछ भी निकालना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेमी ढूढ़ एजुकेशन ये अपने प्लेटफॉर्म का नाम है, और रेमी ढूढ़ ये भाई मेरा नाम है, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको क्या सर्च करना है, रेमी ढूढ़ एजुकेशन, ना मिले तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आ जाओ आगे। देखो इनमें से कौन सी स्थिति
बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब कि जो उसके अंदर से मोटिवेशन आता है ना हमें बहुत बार, जैसे कि अब आपको एक तो कोई बाहर से पुश करे कि भाई तेरा CTET है तू पढ़ ले, आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपके मन से आए कि हाँ अब मैं पढ़ना शुरू करूँगी क्योंकि मेरे अब अंदर से आ रहा है, और उसी दिन आप किताब उठा के या फिर यूट्यूब पे रेमी थोड़ा एजुकेशन डालोगे और आपके सामने सारी वीडियो आएंगी, आप पढ़कर पास हो सकते हो। तो आपका जो अंदर से आएगा उसका कौन सा उदाहरण है कि एक बच्चा केवल माता पिता के डर से रोज स्कूल जाता है। देखो भाई यहाँ पर डरना एक नेगेटिव वर्ड है। आगे आ जाओ, एक बच्ची विज्ञान के नए प्रयोगों को केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने और आनंद लेने के लिए करती है। इसके बाद है आपका ऑप्शन सी कि ऑप्शन सी है कि छात्र परीक्षा में प्रथम आने पर मिलने वाली साइकिल के लिए पढ़ रहे हैं। एक छात्र शिक्षक की डांट से बचने के लिए प्रोजेक्ट बना रही है। तो बताओ चार ऑप्शन में से A, B, C या फिर D किसके साथ आप जा रहे हो। देखो यदि शिक्षक डांट रहा है और हम डांट से बच रहे हैं, मतलब ये तो बाहरी चीज़ है डांटना, तो कोई अंदर से तो आती नहीं, पर बाहर से हमें डांट रहा है और हम सिर्फ डांट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अंदर से जब आपके मोटिवेशन आएगा। एक बच्चा केवल अपने माता पिता के डर से पढ़ रहा है, ये भी या फिर स्कूल जा रहा है, ये भी आपका एक बाहरी हो गया। एक छात्र परीक्षा में प्रथम आने के लिए भाई, ठीक है, क्योंकि देखो उसे साइकिल मिल रही है, मतलब बाहर से मोटिवेशन है। अगर हम साइकिल को हटा दें कि जस्ट आपको प्रथम आना है, कुछ नहीं मिलेगा, शायद फिर वो उतने एफर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो क्यों कर रहा है, बाहर ही उसको कुछ चीज़ें दिख रही है, साइकिल दिख रही है। यहाँ पर भी एक केवल वर्ड है, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि बच्ची विज्ञान के नए प्रयोगों को केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, उसके अंदर से जिज्ञासा है कि मैं पढ़ूं, तो इसी वजह से वो पढ़ रही है आनंद लेने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखो आपका बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ, इवान पावलोव, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और इसमें शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत इसको बोल देते हैं। इसमें जब लार टपकती है, ठीक है, सलाइवेशन, तो किसको, भोजन को देखकर, तो आपकी किस प्रकार की अनुक्रिया है, ठीक है, जब भी भोजन लाया जाएगा, ठीक है, और आपके कुत्ते के सामने, देखो इवान पावलोव, देखो पावलोव में आ गया पालतू, तो पालतू कौन सा होता है आपका, पालतू पशु कुत्ता होता है। तो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था कि साहब एक कुत्ते को आपके एक क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स या पिंजरा उसके अंदर रख रखा था, ठीक है, और वो उसके लिए हर एक दिन खाना लेकर आता था। जैसे खाना लेकर एंट्री करता था तो घंटी बजा देता था। तो कुछ टाइम के बाद उसने नोट किया कि खाना खाने से पहले ही जब उसने घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब की बार वो खाली हाथ आया और उसने घंटी बजा दी, तब भी कुत्ते के मुंह से लार गिर रही थी। तो जो लार गिर रही है भोजन को देखकर, ये आपका क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये साहब आपका बताओ A, B, C या फिर D किसके साथ आप जाओगे, बताओ। वैसे तो आपको ऑप्शन आई थिंक दिख ही गया होगा भाई, ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। अगर आपको CDP में कभी भी तुक्का मारना है तो जो आंसर बड़ा होगा आप उसके साथ जाएंगे, 90% लगभग आपका ठीक वही मिलता है। तो स्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनड आपका रिस्पॉन्स होता है ये, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है भाई कि मतलब उसने जस्ट आपका भोजन देखा और उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, बस यही बात वो आपका पूछा था। देखो आपके भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, UCS बोल देते हैं, और उसे देखकर लार का आना एक नेचुरली बात है, प्राकृतिक या स्वाभाविक बात है, ठीक है, बस यही बात पूछा था। इसी वजह से आपका क्या हो गया भाई, आपका स्वाभाविक बात है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो बच्चों के समाजीकरण में जनसंचार माध्यम या मीडिया की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो बच्चे आपके घर में जन्म लेते हैं, आराम आराम से समाज का हिस्सा बनेंगे, जब समाज का हिस्सा बनेंगे उसको बोलेंगे समाजीकरण। तो इसमें आपके घर में टीवी भी है, मीडिया भी है, इन सारों का रोल होता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि मीडिया का बच्चों के समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं होता। मीडिया समाजीकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन द्वितीय है भाई, ठीक है। मीडिया केवल प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है, बच्चों को मीडिया से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। A, B, C या फिर D किसके साथ जाओगे। केवल वर्ड आ गया नेगेटिव है, बच्चों को मीडिया से दूर नहीं रखना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपका ऑप्शन बी बच गया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक इकाई है और आपकी सेकेंडरी द्वितीय एजेंसी है ये, ठीक है। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे कि देखो प्राथमिक क्या होता है आपका, प्राथमिक होता है आपका परिवार, ठीक है, और द्वितीयक में क्या आ गया आपका, आपकी मीडिया आ गई, आपके पीर मतलब आपके दोस्त आ गए, आपका स्कूल आ गया, आपका आस पड़ोस आ गया, सारी चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ, देखो आपका ADHD आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, आप फुल फॉर्म याद रखिए या ना याद रखें, ADHD 2 बार D आता है, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
ये आपका ADHD इंग्लिश में बोलेंगे, इससे ग्रसित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या है। वैसे आपको उत्तर अब की बार तो देख ही गया होगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखो सबसे बड़ा है ये। ADHD में क्या है साहब कि आपका ध्यान नहीं लगा पाएगा भाई। अगर जैसे कि अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ये वैसे अब बड़े जो हम हैं, कोई 20 साल का है, 22 का है, ये तमाम उम्र भर चलता है जब आप फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप एक बार यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे तरीके से समझाया है कि ADHD क्या है, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो, उसी चीज़ को बोल देते हैं हम ADHD। लेकिन बच्चों में ये आपका ध्यान दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बच्चे अलग अलग अक्षमताएं होती हैं, कोई बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता। उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपका ADHD मतलब कि जब बच्चे अपना ध्यान कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। देखो प्रगतिशील जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके तहत सहयोगात्मक अधिगम, कोलाबरेटिव लर्निंग, इससे क्या तात्पर्य है कि बच्चों को एक दूसरे से बात करे बिना अकेले काम करना चाहिए। बच्चों को समूह या ग्रुप में काम करने के किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में केवल शिक्षक के द्वारा ये सारे काम किए जाने चाहिए। कमज़ोर बच्चों को कक्षा से अलग कर देना चाहिए। बताओ आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो केवल आ गया कि केवल शिक्षक की थोड़ी चलेगी भाई, तो नेगेटिव है। सेपरेशन की बात कर रहा है कि भाई बच्चों को बाहर निकाल दिया, ये भी गलत बात है। एक दूसरे से बिना बात करें, अगर हम ऐसा करें तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, फिर ये गलत बात है। और इसमें क्या बोल रखे हैं, सहयोग देना। सहयोग कैसे देंगे भैया, एक दूसरे के साथ हेल्प करके, मतलब समूह है बनाकर। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था। देखो आ गया, देखो जेंडर के ऊपर आ गया कि एक है जेंडर, एक है सेक्स। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, पढ़ देता हूँ कि भाई दोनों में कोई अंतर नहीं है। जेंडर केवल पुरुषों से संबंधित होता है। जेंडर जैविक है, मतलब जब आप जन्म लेते हैं तब आपका जेंडर डिसाइड हो जाता है, और जो आपका सेक्स है बायोलॉजिकली है, वो सामाजिक की देन है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि जेंडर सेक्स एक जैविक या प्राकृतिक संरचना है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज बायोलॉजिकल। बताओ तो चार में से आप किसके साथ जाओगे। देखो लड़का है या लड़की है, ये तो बाय बर्थ ही होता है, और इसमें हम इसको क्या नाम दे दिए, सेक्स, ठीक है। फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा मिलता है आपको सेक्स, कि आपका SEX, कि भाई आपका आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपका बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल आपका यहाँ पर है, ठीक है। देखो दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेंडर जैविक है, जो आपका जेंडर का क्या मतलब है कि भाई कुछ चीज़ें लड़के कर सकते हैं, जैसे कि लड़के शक्तिशाली होते हैं ये, और लड़कियाँ घर का काम करती हैं। ये आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग चीज़ें हैं, ये जेंडर, ये आपकी समाज की देन है, ये बायोलॉजिकल तो नहीं है। क्या कोई ऐसी लड़की है, तो मतलब ऐसी कोई लड़की थोड़ी है कि जो आपका जन्म से ही डिसाइडेड है कि घर के काम करेगी, नहीं। तो ये सारी की सारी जब भी आपको जेंडर शब्द लिखा दिखा मिले भाई, तो ये आपका समाज ने बनाया है। सेक्स आपका बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हम ऑप्शन ए के साथ गए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स एक जैविक है, ठीक है। कि मनुष्य का स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेना बायोलॉजिकल है। आगे आ जाओ। आगे है कि आपका जीन प्याजे, इसके ऊपर तीसरा प्रश्न आई थिंक ये, कि इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास है, इसकी किस अवस्था में बच्चे अमूर्त अवधारणाओं जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, दर्शन पर गहराई से विचार करते हैं। देखो मूर्त के बाद आएगा अमूर्त, और मूर्त इसमें है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आएगा, इसका दूसरा नाम है अमूर्त अवस्था। इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाते बताइएगा ज़रूर। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपका जो मुहूर्त के बाद आएगा मुहूर्त, देखो मुहूर्त का क्या हो गया, मुहूर्त में जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं, बच्चे उसी तक सीमित हैं। उम्र रहेगी आपकी 7 से 11 साल, ठीक है। और इसमें रहेगा 11 से आपका ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो आपका अमूर्त। अमूर्त में मतलब जो चीज़ें आपके सामने नहीं है, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें अमूर्त अवधारणा के अंदर आती हैं, और ये आपका ऑप्शन डी में आता है। ओके, इसके बाद आप ये सारी चीज़ें आगे से ध्यान रखेंगे, न्याय, स्वतंत्रता और दर्शन, फिलोसफी, ये भी आपका 11+ आपकी चौथी स्टेज में आएगा। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आज दूसरा तीसरा प्रश्न है कि इसके सिद्धांत में जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में थोड़ा अटकता है
और शिक्षक उसे केवल इशारा या संकेत देता है तो इसे क्या बोलते हैं। अब जाहिर सी बात, आप CDP यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, ठीक है। और अब आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पेपर निकल जाएगा। अब मैंने आपकी हेल्प कर दी, एक शिक्षक ने आपकी हेल्प कर दी, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी हेल्प है ये, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप 15 दिन पहले आओ, 5 दिन पहले, या फिर 1 दिन पहले आओ, या 1 महीना पहले। तो ये क्या कर रहे हो आप, 15-20 दिन 1 महीना पढ़कर आप चले गए, आपका पेपर निकल गया और आपकी बस बात खत्म, दोबारा आप शायद आओ भी ना। तो ये क्या है भैया, आपकी टेम्परेरी हेल्प है और उसकी वजह से आपका काम बन गया। तो टेम्परेरी हेल्प को CDP में हमने बोल दिया स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में ज़रूर से नाम ध्यान रखिएगा, मचान या फिर पाड़ हिंदी में बोलते हैं, दोनों नाम हिंदी के, और इंग्लिश वाला भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है आपका भाई MKO। MKO आपका बहुत बार पूछा गया है। इसी लाइन में यदि इसी प्रश्न में पूछ लूँ मैं कि भाई आपका संकेत या इशारा देता है, और इसमें जो इशारा देता है वो आपका कौन है, ZPD MKO स्कैफोल्डिंग बताओ। देखो स्कैफोल्डिंग नहीं है वो स्कैफोल्डिंग तो उसने दी है, टेम्परेरी हेल्प, वो है आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अदर में आपका वो बच्चा आ गया, ठीक है, मतलब उससे नॉलेजेबल है भाई आपका कौन, MKO। MKO मतलब कि इस टाइम मैं हूँ भाई, आपका जो शिक्षक है वो है, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, ये आ गया आप, ठीक है। जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है CCE, इसके तहत सतत कंटिन्यूस शब्द का क्या अर्थ है। जाहिर सी बात है, जो भाई लगातार चले। देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित और निरंतर अंतराल पर बच्चों की प्रगति का आकलन। वैसे भी ऑप्शन बी आपका सबसे बड़ा है, कठिन और केवल आगे नेगेटिव वर्ड है, केवल गृह कार्य करना नेगेटिव वर्ड है, केवल एक बार आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे। इसका मतलब एक ही होता है कि आपका लगातार चल रहा है बस, ठीक है, लगातार मतलब निरंतर, बस आप ऑप्शन इसको ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे है मेरे प्यारे दोस्तों आपका, देखो IQ के ऊपर आपका एक प्रश्न आता है भाई, बुद्धिमापन जो आपका इंटेलिजेंस कोशेंट है IQ, इसके संदर्भ में जो मानसिक आयु है मेंटल एज, उसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, बताओ भाई। A B C या D, लुईस टर्मन, अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न, या फिर आपका थॉर्नडाइक, बताओ A B C या D, किसके साथ आप जाओगे बताओ एक बार। तो आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो जो सबसे पहले आपका IQ का, ठीक है, जो देखो IQ मतलब आपका दिमाग से रिलेटेड है साहब, इंटेलिजेंस कोशेंट आपके दिमाग से रिलेटेड है, बुद्धिमापन। अब जो बुद्धि को यदि किसी ने मापना है तो उसको डरना तो है ही नहीं, मतलब कि आपका अफ्रेड हो जाना है, तो अफ्रेड आपका अल्फ्रेड में है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। अगर वो बुद्धि मापन का कार्य कर रहे हैं या फिर करवाने के लिए गए हैं, IQ मपवाने के लिए गए, यदि फिर भी डर रहा है वो, तो दिक्कत है, उसको अफ्रेड, डरना ही नहीं चाहिए, आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। देखो कई बार आपको ट्रिक भी बनाने की जरूरत पड़ती है, और ये आपका कब दिया गया था, आपका डेट पूछेगा भाई, 1908 में दिया गया था। पहली बार मेंटल एज मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने, और कब किया, 1908 में किया था। 2 बातें हैं और इनमें से आपका एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आगे आ जाओ, देखो एक शिक्षक है, वह अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल भिन्नताओं, जैसे कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई साउथ इंडिया से है, उनको संबोधित करने के लिए क्या रणनीति अपना सकता है, ठीक है। अब मैं एक मतलब आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में अलग अलग डाइवर्सिटी कल्चर, आपके अलग अलग कल्चर के अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आए हुए हैं भाई। अब आपको कोई चीज़ समझानी है तो आप कैसे उनको समझा सकते हो। सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर शिक्षण विधि का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों और विविध गतिविधियों का उपयोग करके कम अंक पाने वाले बच्चों को नज़रअंदाज कर देना, केवल मेधावी मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उन बच्चों के अनुसार ही पढ़ाना। बताओ भाई, अगर आप एक शिक्षक हो और आपकी क्लास में तमाम प्रकार के बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, तो आप कम अंक लाने वाले बच्चों को क्या नज़रअंदाज कर दोगे, तो आपकी क्लास में से फिर वो बेचारे बच्चे पीछे रह जाएंगे यार, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये ऑप्शन हमने काट दिया। केवल एक नेगेटिव वर्ड है कि केवल जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपके बहुत आगे होते हैं, क्या आप उन्हीं के अनुसार पढ़ाओगे, उन्हीं को टारगेट करके, जो पीछे हैं उनको आप टारगेट नहीं करोगे कि भाई इनको भी पास करवाना है। सभी बच्चों के लिए यदि आपने एक समान कानून बना दिया या फिर एक समान आपका कठोर शिक्षण यदि आप विधि लेकर आए, हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो और आप फिर भी उसके ऊपर वही अप्लाई कर रहे हो, क्या वो पास होंगे, क्या आप आपकी बात को समझ पाएंगे, नहीं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ आप अलग अलग, जैसे कि आप क्लास में चार्ट लेकर आए, आप कोई पोस्टर वगैरह लेकर आए, आप कंप्यूटर या फिर आप प्रोजेक्टर लेकर आए, और विविध गतिविधियाँ को उपयोग करना, अलग अलग चीज़ों का आप प्रयोग करके उन बच्चों को पढ़ा सकते हो सभी को, ठीक है।
आगे आ जाओ। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि समावेशी कक्षा मतलब कि समान आवेश मतलब कि एक जैसा माहौल सब बच्चों को देना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक समान और कठोर शिक्षण, ये नहीं होता। समावेशी का मतलब होता है कि आप सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अब जो बिहार से साउथ इंडिया से है उनके कोई अलग कल्चर रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं कि उसको आप हिंदी के जैसे या पंजाबी के जैसे पढ़ाना शुरू कर दो। उसके लिए आप अलग विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने एक अलग विधि का प्रयोग किया तो समावेशी कक्षा नहीं है। नहीं, समावेशी कक्षा का ही पार्ट है। बस मोटिव क्या है कि सभी बच्चों तक आपकी पहुँच हो जानी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ओटिज्म, ठीक है, यह आत्म केंद्रित विकार। आपका ओटिज्म, आपका इसमें क्या है, आपका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इससे पीड़ित बच्चे की मुख्य क्या पहचान है भाई, बताओ। आपका ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो आपका गणित में बहुत तेज होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, बहुत तेजी से दौड़ पाएगा। ऑप्शन डी, अत्यधिक बातूनी होगा। या फिर ऑप्शन बी, सामाजिक बातचीत और संचार में कठिनाई तथा बार बार एक ही व्यवहार को दोहराना, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन में से देखो, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन से भी काटना है, अगर आपको तुक्का मारना है तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा दे दिया ऑप्शन बी। ठीक है, और दूसरी बात देखते हैं कि साहब गणित वाला तो डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, ये फिजिकली दौड़ रहा है तो आपके आपके सेंसरी मोटर का यूज़ कर रहा है आपका, और आपका क्या कर रहा है, आपका ग्रोस मोटर का यूज़ कर रहा है, और आपका फिजिकली है तो ठीक है। तो ऑप्शन बी ही बचता है भाई आपका ओटिज्म, आप याद रखिएगा। और आत्म केंद्रित विकार है, इसको आत्म केंद्रित खुद से कर रहा है वो। ठीक है, और आपका बार 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 उसी चीज़ को बोल रहा है। बहुत बार हमने फिल्मों में देखा है इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। देखो थोड़ा समझाते हैं इसको कि ओटिज्म से पीड़ित बच्चों को दूसरों से नज़रें मिलाने, यानी कि जो आपका आई कांटेक्ट है उसमें अपनी बात कहने और सामाजिक तौर तरीकों को समझने में समस्या आती है, और वह एक ही क्रिया को बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, ये आपका ओटिज्म हो गया। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 सबसे लेटेस्ट है भाई, पूछ लेगा कि कौन सी एनईपी है, तो तीसरी है। पहली 1968 में आई थी। ठीक है, पहली 1968 में आई थी। अब इस 68 को घुमा दो भाई, क्या बन गया आपका 86 बन गया। तो दूसरी तब आई थी, तीसरी 2020 में, 3 आई है। तो 2020 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ। देखो फाउंडेशन का क्या मतलब हो गया, बेस हो गया। बेस मतलब कि आपका आधार, आधार क्या होगा, 3 से 8, 6 से 14, 8 से 11 या 11 से 18। तो बताओ, अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े तो जाहिर सी बात है कि आप उसी उम्र को सिलेक्ट करोगे जो कि आपके पूरे जीवन का आधार है। इन चार ऑप्शन में से आप 3 से 8 तक चले जाओगे। ठीक है, ये एनईपी बोलती है कि आपका 3 से 8 साल तक का जो बच्चा है उसको आपका काफ़ी आपका फाउंडेशनल स्टेज इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए के साथ आप गए हो, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। आपका 3 प्रश्न और बचे हैं। आपका ये है भाई कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें किस चरण में बच्चा यह सोचता है कि यदि मैं तुम्हारे साथ अपना खाना शेयर करूंगा तो तुम भी मेरे साथ खाना अपना शेयर करोगे। मतलब ये टिट फॉर टैट हो गया, मैं तेरे को खुजाता हूँ तो मेरे को खुजा, टिट फॉर टैट। तो ऑप्शन चार में से आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास मतलब जैसे को तैसा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताओ किसके साथ जाओगे। देखो इसमें क्या कर रहा है भाई कि मैं अपना खाना तुझे दूंगा तो मेरे को दे दे, मतलब शेयर कर रहे हैं। टिट फॉर टैट है, और टिट फॉर टैट आपको यहाँ पर नजर आया। ठीक है, इसको हिंदी में ध्यान रखिएगा आप, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास या जैसे को तैसा, और इंग्लिश में टिट फॉर टैट, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। आगे आ जाओ। सेकंड लास्ट प्रश्न है भाई आज का आपका, कहाँ गया भाई, ये प्रगतिशील शिक्षा, इसके संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों का कक्षा में क्या महत्व है। पढ़ देता हूँ कि शिक्षक को कक्षा का एकमात्र शासक होना चाहिए। बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कुछ भी बोल पाए, आपसी सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। बच्चों को बिना किसी नियम के कुछ भी तोड़ने फोड़ने की आज़ादी दे देनी चाहिए। कक्षा में किसी प्रकार का नियम नहीं होना चाहिए। बताओ भाई। देखो यदि सिर्फ शिक्षक को ही सारी पावर दे दी तो भाई वो तो आपका डिक्टेटर हो जाएगा। ठीक है, तानाशाह हो जाएगा, तो वो तो गलत ही चीज़ें करेगा। कक्षा में यदि कोई नियम नहीं होगा तो फिर वो काहे की कक्षा। और यदि सारे रूल ऐसे बना दे कि जाओ कुछ भी तोड़ फोड़ दो तो उसका कई कई फिर क्या फ़ायदा है उसका।
मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई जो स्टूडेंट है अपनी बातें रख सके, बता सके, आपसी सहयोग क्लास में, ये सारी बातें। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे। इसमें आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपका प्रोग्रेस कौन करता है? जॉन डेवी। ठीक है, आगे आ जाओ। सीखने के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन टू लर्निंग को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए शिक्षक को किस बात पर आपका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? यदि आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि भाई बच्चे आपसे लगातार सीखते ही रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को हमेशा नगद, मतलब कुछ रुपए दे दिए और भौतिक पुरस्कार, कुछ साइकिल दे दी, कुछ भी दे दिया। बच्चों को रटने की कला को विकसित करें कि बस रट्टा मार लो भाई बस। आप तो महारत उन्मुख लक्ष्यों और सीखने की प्रक्रिया के आनंद पर ध्यान देना, मतलब कि आप उन्हें सिखा रहे हैं कि इसको एंजॉय करो। ऑप्शन डी है कि कक्षा में कठोर कानून बना दिए कि आप उनको दंड भी दोगे, पिटोगे भी, मारोगे भी। बताओ किसके साथ आप चले जाओगे? आप चाहते हो शिक्षक के तौर पर कि भाई आप बच्चे आपसे लंबे टाइम तक सीखते चले, तो जाहिर सी बात है कि यार देखो, महारत, यदि आप महारत मास्टरी अचीव कर रहे हैं, यदि आप CDP पढ़ रहे हैं, और देखो अब आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको कैसे लगातार मोटिवेट कर सकता हूँ? यही दोहरा कर कि भाई आप यहाँ से मास्टरी हासिल करवा के भेजूंगा। और बिल्कुल रियल भी है ये कि 30 में से 30 नंबर बिल्कुल फ्री में, ना कोई किताब खरीदनी, ना आपको किसी से पढ़ना, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, ना ही आपको कोई कोर्स परचेज करना। आपके 4,000, 500, 2,000, 10,000 जितने भी बचेंगे उसका आप पार्टी करिएगा बाद में। मम्मी के लिए, पापा के लिए कुछ लेके आइए, भाई के लिए, बहन के लिए कुछ लेके आइएगा, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, आपको CDP इस लेवल तक आपको बता दूंगा, सिर्फ रटवाऊंगा नहीं भाई, ठीक है, अंडरस्टूड करवाऊंगा। क्योंकि आपके घर में आगे चलकर या अभी कोई ना कोई बच्चा होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छा किया कि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, या फिर आपने BEd या फिर DLEd या JBT जो भी आपने किया है, क्योंकि एट लीस्ट आप एक शिक्षक के साथ आप एक अच्छे फादर, एक मदर तो बनी जाओगे। आप समझ जाओगे आपके बच्चे को अब किस चीज़ की नीड है। 50-60% आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे भाई, ठीक है। तो आज की ये पूरी क्लास थी, और आई थिंक आपने खूब इंजॉय किया होगा। और आज क्लास नंबर 6 थी ये, ठीक है, क्लास नंबर 6 थी। और आज अच्छे तरीके से हमने 6th जो आपका लेक्चर है, क्लास है, उसको देखने का काम किया है। तो भाई रेमी ढूढ़ ये मेरा नाम है, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है। रेमी ढूढ़ एजुकेशन ये अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है, यही आपके टेलीग्राम का नाम है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, ऐड हो जाओ भाई। और जो ये है आपका, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, और ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। हाँ, लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मैं हर बार जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें 10-12 क्वेश्चन नए डालकर लेकर आता हूँ। अगर आपने नोटिस भी किया पिछले 6 लेक्चर में, ये तभी हो पाता है जब आप इतना प्यार देते हो मुझे। सब्सक्राइब करके और वो घंटी दबा देना। अगर आप खाली सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। लेक्चर देखो हम क्या कर रहे हैं यार, आपका अभी CTET होगा 2026 का, तो अभी है 27 का आपका, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे, 28 का, 29 का, जब भी आप इस पूरी सीरीज पर पहुंचोगे। तो यार अगर आप 15-20 दिन पहले भी इस सीरीज पर आकर सारी की सारी वीडियो देख लोगे, तो भाई आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30 में से 29 नहीं, 28 नहीं, 27 नहीं, 30 नंबर आएंगे। 101% PRT, TGT और PGT के भाई। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको देखनी पड़ेगी बस। और ना कोई आपको लेक्चर, ना कोई आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ना कोई आपको किताब खरीदने की ज़रूरत, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत, कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने, कुछ भी नहीं है भाई। 30 में से 30 नंबर, कितने नंबर चाहिए? कुल 90 में 30 तो हम लेकर यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर जो भी कैंडिडेट इसको अच्छे से कर लेता है, तो भाई पैडा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 20 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है, तो इनडायरेक्टली उसमें आपके 10 से 12 नंबर के आपके 101% यहाँ से आपके ठीक हो ही जाएंगे। मतलब कि आप खाली 30 नंबर नहीं ले रहे हो, 30 और 10-12 वो 40 से 45 नंबर आप गेन करके आपके 50% सिर्फ एक क्लास से लेकर जा रहे हो आप, अगर आप अच्छे तरीके से देखने का काम करोगे। देखो ना कोई फीस है, ना कोई चार्ज है, कुछ भी नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही अपना यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, ना मिले तो टेलीग्राम पर लिख दो रेमी ढूढ़ एजुकेशन, ये मेरी तस्वीर मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने 7वें लेक्चर में, यानी कि आपके अगले क्लास में। तो आप कमेंट करके ये बता दो कि आपके कितने ठीक हुए, और भाई सच्चे मन से बताना, ठीक है। आपको सैल्यूट है, और आप भावी अध्यापक हो, और भगवान करे कि आप बहुत जल्द एक अच्छी जॉब पर लगो। और भाई जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो या कभी मौका मिले तो मुंह मीठा जरूर करवाना, ठीक है, अगर आपका CTET हो जाता है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर।